आप सभी लोगों का मैं सरकारी सेवा योजना चैनल के माध्यम से अभिवादन करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने प्रांतीय रक्षक दल जवानों के बारे में बताया था, जो बस्ती से भर्ती आई है। बस्ती में 35 जगह है, लेकिन ये वास्तव में जगह पूरे उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से आई है। हमने पहले वीडियो में केवल बस्ती की ही बात बताई थी, क्योंकि उस समय बस्ती से ही पहले निकला था, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से निकला हुआ है। वो जिले हैं कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। बस्ती, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव, महाराजगंज, आजमगढ़, बलिया, बनारस, प्रयागराज, जौनपुर, कानपुर नगर, बुलंदशहर, मेरठ, कासगंज, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर। ये 21 जिले हैं जहां से पीआरडी की वैकेंसी आई हुई है। हर जिले में अलग अलग वैकेंसी है। जैसा कि हमने बताया था कि बस्ती में 35 जगह है और टोटल जो जगह है 21 जिलों में वो 1465 जगह है, जिसमें से 1172 पुरुष के लिए है और 293 जगहें महिलाओं के लिए हैं। योग्यता जो है वो कक्षा 10 पास है। हाई स्कूल पास व्यक्ति कोई भी फॉर्म भर सकता है। और इसमें जो उम्र की डिमांड की गई है वो 18 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और वो 18 से 45 वर्ष के बीच में जो उम्र है वो 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। उम्र घटाना लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है। कई लोग अपनी उम्र ही नहीं घटा पाते हैं, इसलिए मैं विशेष बता रहा हूं कि 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 से आप अपने डेट ऑफ बर्थ घटाएंगे। 18 से 45 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र आती है तो आप फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। इसके बाद जैसे अगर मान लीजिए आप ओबीसी कास्ट में हैं तो आपको 3 साल की वेटेज मिलेगी। 3 साल और बढ़ा के आपकी उम्र होगी, जिसे 48 साल के भी अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में दी जाएगी। अगर आप 50 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पीआरडी के जो जवान होते हैं वो समकक्ष होमगार्ड के जवानों की तरह होते हैं। इनकी भी ड्यूटी यातायात में लगाई जाती है। आप नुक्कड़ पे, चौराहों पे, सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक संस्थानों में आप इनकी उपस्थिति देख सकते हैं। इनको 395 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। और जो आगे लोगों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो फॉर्म भरने की आ रही है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। वास्तव में फॉर्म भरना एक बहुत बड़ी कला होती है। फॉर्म भरना सबको नहीं आता है, और अगर आप फॉर्म गलत भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप अपना फॉर्म बहुत सावधानी से भरें। किस कॉलम में कौन सी जानकारी भरना है इस पर आप विशेष ध्यान दें। इस पर मैं बहुत समय आपसे नहीं लूंगा, 4 से 5 मिनट में ही मैं पूरा फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। आपको फॉर्म सही सही भरना है, गलत जानकारी आप कतई ना दें, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म निरस्त करा सकता है, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने में बहुत सावधानी बरतिए। पहला कॉलम है कंपनी का नाम। आप ऐसे फॉर्म हाथ में ले लीजिए और हमारे साथ देखते जाइए कि मैं किस कॉलम में क्या चीज भरने के लिए बोल रहा हूं। पहला कॉलम है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम में आप लिखेंगे, जैसे कल्पना करिए कि आप बस्ती के रहने वाले हैं तो आप कंपनी के नाम में पीआरडी बस्ती लिख दीजिए। फिर दूसरा कॉलम है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी का नाम मतलब आप अपना नाम लिखेंगे। आप खुद अभ्यर्थी हैं, आप फॉर्म अपना भर रहे हैं तो उसमें आप अपना नाम लिखेंगे। फिर पिता / पति का नाम। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम लिखिए, महिला हैं और आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम लिखिए। लेकिन अगर आप विवाहित नहीं हैं, आप अविवाहित हैं, तो आप अपने पिता का ही नाम लिखेंगे। तीसरा कॉलम जो है, चौथा कॉलम जो है वो अस्थाई पता का है। अस्थाई पता में आप अपना परमानेंट एड्रेस भरिए। पांचवा कॉलम जो है वो पत्राचार का पता है। पत्राचार का पता मतलब होता है कि आप अस्थायी निवास जिस पते पे कर रहे हो उसको पत्राचार पता कहा जाता है। जिस पते पर आप अपना पत्र मंगाना चाहते हैं, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस उसको कहते हैं, उसमें आप
पत्राचार का पता लिखिए। मतलब अस्थाई पता को पत्राचार पता कहा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का दोनों पता एक ही है तो ऊपर अस्थाई पता लिखने के बाद नीचे डॉट डॉट कर दीजिए। इसका मतलब होता है उपरोक्त, कि जो ऊपर पता है वही पता नीचे है। इसके बाद छठवां कॉलम है थाना। आपका जो थाना हो, पुलिस स्टेशन हो, उसका नाम आप लिखेंगे। सातवां कॉलम है विकास खंड। विकास खंड मीन्स होता है ब्लॉक। ब्लॉक जो आपका है, आप अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आठवां है जन्म तिथि। अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ को हिंदी में जन्म तिथि कहा जाता है। आप अपना जन्म तिथि हाई स्कूल के मार्कशीट अथवा सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। यानी जो जन्म तिथि आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे लिखा हो वही जन्म तिथि आप इसमें अंकित करेंगे। नौवां है आधार संख्या। आप आधार नंबर अपना उसमें डालेंगे। 10वां है जाति श्रेणी। जिस जाति में आप आते हो उस जाति को आप अंकित करेंगे। जैसे अगर आप सामान्य जाति में आते हैं तो वहां आप सामान्य लिखेंगे। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग लिखेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो आप अनुसूचित जाति लिखेंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो अनुसूचित जनजाति लिखेंगे। यानी वहां समुदाय लिखना है, किस श्रेणी में आप आते हैं। इसके बाद आती है उपजाति। उपजाति में अक्सर लोग फंस जाते हैं कि साहब उपजाति में हम क्या लिखें। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यादव हैं तो आपकी उपजाति जो होगी वो अहीर होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप चौधरी साहब हैं तो आपकी उपजाति जो होगी वो कुर्मी होगी, उसमें आप कुर्मी लिखेंगे। सारे लोग अपने जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे तो उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ उपजाति में कुर्मी लिखा होगा। इसी तरीके से अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो उपजाति में चमार लिखेंगे, या कई लोग उपजाति धुनिया होते हैं, धरिकार होते हैं। तो जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र में उपजाति लिखा हो वही आप उपजाति में अंकित करेंगे। इसके बाद 12वां कॉलम है नागरिकता का। नागरिकता मीन्स होता है कि आप किस देश में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भारत में रहते हैं तो नागरिकता के सामने आप भारतीय लिखेंगे। 13वां कॉलम है शैक्षिक योग्यता। जो आपकी हाईएस्ट योग्यता हो उसको आप लिखेंगे। आप जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो आप उसके सामने हाई स्कूल लिखेंगे। इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसके सामने इंटर लिखेंगे। लेकिन याद रखिए कि आप बहुत ज्यादा डिग्री मत लगाइएगा। कई लोग इस गुमान में रहते हैं कि हम बड़ी डिग्री लगा देंगे तो सबसे पहले चयन हमारा हो जाएगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपसे जितनी डिग्री मांगी जाए उतना ही आप उसमें अंकित करें, बेहतर होगा। अगर हाई स्कूल मांगा गया है तो उसमें बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, आप हाई स्कूल ही लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। क्योंकि उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो आपका बैकड्रॉप माना जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पीएचडी किए हैं तो आप पीआरडी बनने क्यों आए हैं? आप अगर पीएचडी किए हैं तो पीआरडी क्यों बनने आए हैं? ये सवाल उठता है ना। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आप हायर डिग्री कतई नहीं लगाएंगे, जितना मांगा गया है उतने लगाएंगे। इसके बाद 14वां कॉलम आता है अधिमानी योग्यता। इस पर हम थोड़ा विशेष बात करेंगे। इस कॉलम में अक्सर लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि साहब यहां हम क्या भरें। तो अधिमानी योग्यता में 14 नंबर कॉलम में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है ड्राइवर, कुक, माली, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, धोबी, कंप्यूटर ऑपरेटर, इतने पद लिखे हुए हैं। तो होता क्या है कि इस समय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, वो अभ्यर्थियों को एमटीएस रूप में ज्यादा प्रयोग करते हैं। एमटीएस कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ को। उनका प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे लोगों का चयन करें जो हमारे सारे काम कर सकें। जैसे एमटीएस अगर हम किसी व्यक्ति को रखते हैं, आपने देखा होगा कि एसएससी में अक्सर एमटीएस की जगह आ रही है, कई डिपार्टमेंट में एमटीएस की जगह आ रही है, जिनको मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है। ऐसा स्टाफ जो हमारा सारा काम कर ले, जरूरत पड़ने पे वो झाड़ू भी लगा दे, जरूरत पड़ने पे वो क्लर्कियल काम भी कर ले, जरूरत पड़ने पे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम कर ले, जरूरत पड़ने पे वो चपरासी का भी काम कर ले,
जरूरत पड़ने पे वो सफाई भी कर दे। मतलब एक ऐसा स्टाफ जो हमारा सारा काम कर दे। यही प्रयास गवर्नमेंट के सेक्टर में भी लोग कर रहे हैं और यही प्रयास प्राइवेट सेक्टर में भी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इनमें से अगर कोई भी योग्यता आप रखते हो तो आप इस कॉलम में वो जरूर भरिएगा, क्योंकि उससे आपको वेटेज मिलेगा, अधिमान मिलेगा। अधिमान मीन्स होता है वरीयता। अब आप वरीयता समझिए किसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो और उसमें किसी को वरीयता मिला हो, तो वरीयता क्रम के ऊपर वाले कैंडिडेट को पहले रखा जाएगा। जैसे कल्पना करिए कि किसी पद के लिए 10 जगह है, 10 लोगों की जगह है और वहां आवेदन कर दिया 1000 लोगों ने। रखना है 10 लोगों को, आवेदन 1000 लोगों ने किया है, 990 लोगों को छांटना है। तो वो 990 लोगों को अधिमान के आधार पे ही छांटा जाएगा। जो लोग 10 लोग वेटेज में आएंगे उनको पहले रखा जाएगा, बाकी अगर जगह बचती है तो बीच वाले पीछे वाले को रखा जाएगा। इसलिए अधिमानी योग्यता आप जरूर भरिएगा। 15वां खेल का नाम। 15वां कॉलम है खेल का नाम। अगर आप किसी खेल को जानते हैं, आप खिलाड़ी हैं, आपने कभी राज्य स्तर खेला है, जिला स्तर खेला है, राष्ट्रीय स्तर खेला है, तो आप उस खेल का नाम लिखेंगे कि हम कौन सा खेल खेलना जानते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। 16वें नंबर का कॉलम, 17वें नंबर का कॉलम और 18वें नंबर का कॉलम बड़ा हास्यास्पद कॉलम है। उसमें बड़ा अजीब प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप पीआरडी के साथ इनरोल्ड होना चाहते हैं? अरे साहब, मैं उसी लिए तो फॉर्म भर रहा हूं, उसी लिए तो आवेदन कर रहा हूं। तो मेरा निवेदन है कि कॉलम नंबर 16, 17 और 18 तीनों में आप हाँ लिखेंगे, क्योंकि लगभग तीनों में ही यही सवाल पूछा गया है। तो इन तीनों कॉलम में आप नहीं, कदापि नहीं लिखेंगे, तीनों कॉलम में आप हाँ लिखेंगे। 19 नंबर का कॉलम है क्या आप पूर्व सैनिक हैं? तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, आपने सेना में काम किया है, तो आप हाँ लिखेंगे। अगर आपने सेना में काम नहीं किया है तो आप नहीं लिखेंगे। 20वें नंबर का कॉलम है मोबाइल नंबर। 20वें नंबर के कॉलम में आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। 21वें नंबर का कॉलम है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। सेवा योजन में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप उस रजिस्ट्रेशन पेपर पे एक पंजीकरण संख्या लिखा होगा, उस पंजीकरण संख्या को यहां आप लिख देंगे। ये बहुत ही आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत आवश्यक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं, अगर आप सेवा योजन का रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, सेवा योजन रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपने नहीं लगाया है, तो भी आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान रखिए कि सेवा योजन का रजिस्ट्रेशन आप जरूर लगाइए। इसके बाद अंतिम में आता है घोषणा। तो घोषणा वाले कॉलम में आपको घोषणा करना रहता है कि साहब जो जो हमने बातें कही हैं वो सारी बातें सत्य हैं। तो मैं के बाद अपना नाम आप लिखेंगे और नीचे कॉलम नंबर 1 में जनपद का नाम लिखना है, किस जनपद से आपने आवेदन किया है, और उसके बाद लिखना है कि किस विकास खंड के अंतर्गत आप निवास करते हैं। विकास खंड मीन्स ब्लॉक, कौन से ब्लॉक के आप रहने वाले हैं। और सबसे आखिरी में सबसे नीचे यहां देखिए हस्ताक्षर आपको अपना बनाना है और पूरा नाम भी लिखना है। हस्ताक्षर भी बनाइए और अपना पूरा नाम भी लिखिए, दोनों करना है। और सबसे बाएं साइड में आपको दिनांक लिखना है, किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर लिखा है संलग्नकों की संख्या। संलग्नकों की संख्या में आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है कि कौन कौन सा प्रमाण पत्र आप संलग्न कर रहे हैं फॉर्म के साथ, उसको आप काउंट कर लीजिए। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, हाई स्कूल का सनद हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन हुआ,
ये सारे डॉक्यूमेंट आप काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद गिनने के बाद जितना आता है, जैसे मान लीजिए 8 आया, 9 आया, 10 आया, तो यहां आप उसकी संख्या लिख देंगे संलग्नकों की संख्या में कि इतना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमने संलग्न किया है। उससे ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका निकल गया है स्टेपलर से, तो वो गिनने पे आ जाएगा कि आपने यहाँ 8 लिखा है और एक निकल गया है, तो इसका मतलब एक कम हो गया है। इसलिए जो है संलग्नकों की संख्या लिखना आवश्यक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्पलाइन नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर से भी आप सहयोग ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों से ही ये भर्ती आई है, बाकी जिलों से अभी ये भर्ती आने वाली है और हर जिले में अलग अलग लास्ट डेट है। जैसे बस्ती में लास्ट डेट 26 जनवरी है, इसी तरीके से और जिलों में अलग अलग, किसी जिले में 31 तारीख लास्ट डेट है। तो आप अपने जिले के युवा कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके और वहां का लास्ट डेट पता कर लेंगे। धन्यवाद।